नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का आज के एडिटोरियल डिस्कशन में जो हम देखने जा रहे हैं। आज दिनांक है 28 अगस्त 2022 और आज हम देखेंगे दैनिक जागरण में आए मुख्य जो कि लेख हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसमें आज एक दो लेख ही हैं जो मुख्य रूप से देखने लायक है या एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। इसमें मैंने निशान लगा दिया आपको कौन कौन से जरूरी हो सकते हैं। इसमें आसान नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, और ये हास्य व्यंग्य है कुछ, गांधी जी की मुश्किलें बढ़ाते नेता। इसमें आप देख सकते हैं इसको कुछ तथ्य के साथ बातें कही कही गई है कुछ। और ये है तथ्य जो कारों का, भारत में कारों का उत्पादन है, इसको आप देख सकते हैं। और डाटा है छोटा सा, उड़ जाता कुछ नहीं। दीर्घायु से जुड़े जिनों का अध्ययन, और उसके अलावा राजभाषा हिंदी की बढ़ने लगी व्याप्ति। और ये यहाँ पर एक व्यक्तिगत जीवन से अधिक समाज स्मरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पर जो संग्राम में जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, उसी के ऊपर है ये। और यहाँ पर नीचे जो भी है ये पुस्तकों के बारे में, अगर आपको इनके बारे में दिलचस्पी हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं पुस्तकों के बारे में। ये भी पुस्तक है। और यहाँ पर ये शब्दमानस पुस्तक। चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन को। सबसे पहले हम जो इसमें मुख्य हम देखेंगे वो हम देख लेंगे। ये पहला वाला जो आसान नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। और उसके अलावा राजभाषा हिंदी की बढ़ने लगी व्याप्ति। उसके अलावा जो अन्य बचे हैं ये आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो मुख्य बात है उन्हीं पर ध्यान देंगे दोस्तों। उसके अलावा तो जो धन शोधन निवारण अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बारे में भी हम कुछ बातें देखेंगे। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के बीच जो उच्चतम न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून पीएमएलए के दो प्राविधानों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत हो गया है। यानी कि जो दो प्राविधान है पीएमएलए के, उन पर अभी विचार करने के लिए बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार वगैरह आज मामले सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो पीएमएलए है उसमें जो प्राविधान है उनमें विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले मनाही हो रही थी, अब उसमें असहमति थी, अब उनमें जो सहमति आ गई है, तो इसलिए अब वो उस विचार करने पर सहमत हो गया है उस पर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पीएमएलए है क्या, क्योंकि इससे शुरुआत हुई है। तो जानते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था, यानी 2002 में आया था और उसे 2005 में लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद धन में बदलने की मन यानी कि जो प्रक्रिया है मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। तो काले धन को सफेद धन में बदलना ही मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके से कहा जाता है। इसमें पीएमएलए के उद्देश्य क्या है? जो पीएमएलए के उद्देश्य है वो निम्नलिखित है दोस्तों, कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका उद्देश्य है मुख्य। इसके अलावा अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन का उपयोग को रोकना, ये भी उद्देश्य है इसका। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्ति संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े अन्य प्रकार संबंधित उपायों को रोकने का प्रयास करना, इसके कुछ उद्देश्य है। अब इसमें देखते हैं तो गौरतलब ये है कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय है। यानी कि जो इसकी जांच के अपराधों में जो जांच होती है पीएमएलए के तहत, वो उसकी जांच के लिए जो जिम्मेदार प्राधिकरण है वो है हमारा प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि ईडी, जिसको हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं। पीएमएलए के अंतर्गत आने वाले अपराध कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। इस अधिनियम के अनुसूचित के भाग ए, भाग बी और भाग सी में अपराधों का उल्लेख किया गया है। यानी कि इस अधिनियम में 3 अनुसूचियां बनाई गई है, जिसमें भाग ए बी सी से 3 भाग बनाए गए हैं। भाग ए में निम्नलिखित यानी अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराध शामिल है। अब भाग ए में कौन कौन से अपराध है उसको देखते हैं दोस्तों। तो उसमें है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड के तहत आने वाले अपराध शामिल है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो आने वाले अपराध है वो भी इसी में शामिल है। इसके अलावा जो नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, उस वो भी उसके अंतर्गत जो आने वाले अपराध है उस वो भी इसी में शामिल है। पुरावशेष और कला कोष अधिनियम, इसके अंतर्गत के अपराध। ट्रेडमार्क अधिनियम,
इसके अंतर्गत के अपराध है इसमें। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके अंतर्गत कोई अपराधी आता है तो वो भी भाग ए के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उसके अंतर्गत ये आएगा। उसके अलावा कॉपीराइट अधिनियम, ये भी इसी के अंतर्गत आता है भाग ए के तहत। और जो भाग ए के तहत एक और आता है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़े हुए अपराध। उसके अलावा देखते हैं जो भाग बी है उसमें वे अपराध शामिल है जिनका उल्लेख भाग ए में नहीं है, यानी कि जो अपराध भाग ए में नहीं है लेकिन अपराध 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के हैं। यानी कि ऐसे अपराध जो भाग ए में नहीं हो परंतु जो शर्त है उनके लिए कि वे अपराध 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के हो, तब भाग बी में आते हैं। और भाग सी में ट्रांस बॉर्डर अपराध भी शामिल है, यानी बॉर्डर से को लेकर जो वहां पर अपराधी शामिल होते हैं उसमें वो अपराध इसमें शामिल है। ट्रांस बॉर्डर अपराध भी भाग सी में शामिल है। अब दोस्तों ट्रांस बॉर्डर क्राइम, यहाँ देखने वाली बात है कि ट्रांस बॉर्डर क्राइम जो होते हैं वो ऐसे अपराध होते हैं जहाँ पर ऐसे लॉ का वायोलेशन किया जाता है जिसमें एक से ज्यादा कंट्री शामिल होते हैं। यानी कि जो अगर उसमें दो दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्री शामिल है तो वहां पर जो लॉ का वायोलेशन होगा उन आपसी लॉ है उनके, वहां पर ट्रांस बॉर्डर अपराध होते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ट्रांस बॉर्डर और इंटरनेशनल क्राइम में फर्क होता है। इसके अलावा पीएमएलए के तहत दंड का प्रावधान क्या है इसको जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जैसे अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति और रिकॉर्ड को यादी को जब्त करना। यानी अपराध के माध्यम से जो अर्जित की गई संपत्ति है और उस रिकॉर्ड है उसको जब्त करने का इसमें दंड प्रावधान है। धन शोधन के अपराध के लिए, यानी कि धन शोधन है उसके अपराध के लिए कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास और जिसे 7 वर्ष टिके बढ़ाया जा सकता है। यानी 3 वर्ष का तो कम से कम होता है कठोर कारावास और इसे 7 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। यदि धन शोधन के अपराध के साथ साथ नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल है तो जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें आगे देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए काले धन को वैध तरीके से कमाए धन के रूप में परिवर्तित करना है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से जो प्राप्त धनराशि होती है उसको छुपाने का एक तरीका होता है दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियों को भी धन के मुख्य स्रोत का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति इस प्रकार की हेराफेरी करता है उसे लाउंडर या लॉन्डर कहा जाता है। विदित हो कि पैसे की लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं, यानी कि इसमें लॉन्ड्रिंग जो होती है उसमें 3 चरण शामिल होते हैं, जिसमें प्लेसमेंट होता है, उसके ऊपर लेयरिंग होती है, उसके बाद होता है इंटीग्रेशन, यानी कि प्लेसमेंट फिर लेयरिंग फिर एकीकरण। जो पहला चरण है दोस्तों वो नकदी के बाजार में आने से होता है, यानी कि प्लेसमेंट होता है उसका। इसमें लाउंडर जो कि ये प्रक्रिया करता है या जो पैसे हेर फेरी करता है वो अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नगद रूप में जमा करता है। ये यहाँ पर प्लेसमेंट करता है। उसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा चरण आता है वो होता है लेयरिंग का, अर्थात धन छुपाने से संबंधित होता है। इसमें लाउंडर लेखा किताब यानी बुक ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ करके जो अकाउंटिंग की बुक होती है जो इसका सब कुछ जिसमें मैनेज किया जाता है कितना पैसा जमा हो रहा है वो कहाँ पर पैसा लग रहा है उसमें गड़बड़ी होती करती करके और अन्य संबंधी संदिग्ध लेन देन करके अपने असली आय को छुपा लेता है। और लाउंडर जो धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, ट्रेवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा कर देता है। यह खाता अक्सर ऐसे बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं, यानी कि वैसे बैंक जो कि अधिकतर इंटरनेशनल होते हैं या फिर ऐसे बैंक जो इन अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं। एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है जो कि इंटीग्रेशन होता है, यानी कि जो खातों में अलग अलग लेयरिंग हो गई है उसको छुपा दिया गया है या फिर अलग अलग जगह रख दिया गया है, छुपा दिया गया है। उसके बाद उसका जो होता है इंटीग्रेशन किया जाता है फिर से, यानी कि एकीकरण किया जाता है फिर से, जिसके माध्यम से बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है।
तो यहाँ तक हमने देख लिया दोस्तों कि क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग, और जो पीएमएलए है उससे जुड़े उद्देश्य क्या है, उसके अंतर्गत आने वाले अपराध जो कि 3 अनुसूचियों के रूप में उनको विभक्त किया गया है, ए बी सी के रूप में। और इसमें जो ट्रांस बॉर्डर और भाग बी है जिसमें कि 1 करोड़ रुपया उससे अधिक मूल्य के जो अपराध है, जिनमें जो उल्लेख भाग ए में उल्लेखित नहीं है, वो आते हैं। और भाग ए के अपराध जो हमने देखा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अधिनियम के तहत अपराध आदि, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है आदि, इसमें जो भी है उसको शामिल किया गया है। और इसके उद्देश्य भी हमने देख लिए। तो चलते हैं दोस्तों फिर से हमारे टॉपिक पर और बढ़ते हैं आगे। तो जो काले धन पर रोकथाम की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धता के तहत पीएमएलए कानून 2002 में लाया गया था, जो कि हमने भी देखा 2005 में प्रभावी हुआ था। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो विपक्षी दलों का यह कहना है कि अवसर मिला है, कहने का अवसर भी मिला है, ताकि क्योंकि जो आजकल जो आप देख रहे होंगे सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी चल रही है जगह जगह पर विपक्षी दलों पर या बड़े बड़े नेताओं पर, तो उसमें विपक्षी दलों का यह कहने का अवसर मिल रहा है कि इन एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लेकिन फिर भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि विपक्षी दल कह जरूर रहे हैं, परंतु यह भी सामने आ रहा है कि जो भी अभी तक ईडी और सीबीआई अपनी जांचें कर रही है, उसमें बहुत सारे नौकरशाहों और भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं और इनके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए हम अ, अभी भी झारखंड में जो हुए थे कुछ दिनों पहले, उसमें जो रेलवे घोटाला था, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला, उसमें जो ईडी ने खनन घोटाले को लेकर बिहार और झारखंड में जो जो अपनी तबीज दी थी, या वहां पर जो अपने छापे मारे थे, उसमें बहुत यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले बहुत दिखे थे। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में मामले हुए, सभी को पता है। तो ऐसे आरोप नए नहीं है, ये बात भी है, और ये भारतीय राजनीति का एक हिस्सा है, यह भी समझना होगा। उसके अलावा जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो संबोधन किया था, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस ली है, और इसीलिए ईडी और सीबीआई की सक्रियता भी आजकल देश में बढ़ गई है। अब सरकार ने आम आदमी को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए भी तमाम सेवाओं और डिजिटलकरण के करने में किया है, ताकि जो लोग हैं, जो लोगों को सरकारी योजनाएं उनका फायदा हो सके, और जो बीच में बिचौलिए होते हैं या फिर जो दलाल होते हैं वो पैसे ना खाए, इसलिए भी बहुत सारे डिजिटलीकरण का फायदा हुआ है इसे करने से। और जो डीबीटी के जरिए सीधे खाते में जो पैसे भेजने की जो व्यवस्था है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के जरिए, उसका कुछ सकारात्मक असर भी पड़ा है। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी भ्रष्टाचार पूरी तरह पर लगाम लग गई है, क्योंकि सरकारी ठेकों के आवंटन, टेंडर प्रक्रिया, नौकरियों की भर्तियां से लेकर रोजमर्रा के उन कामों में सुविधा शुल्क या कमीशन खोरी के रूप में भ्रष्टाचार कायम है। यानी कि अभी भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, पर और उसके लिए अभी और भी प्रयास करने की जरूरत है। और इस मामले में भाजपा शासित अथवा गैर भाजपा शासित राज्यों में आम जनता के अनुभव करीब करीब एक जैसे ही हैं और बराबर हैं। उसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो धन का अधिकांश हिस्सा जो है वो चुनाव में खर्च होता है। जब तक चुनावी खर्च में पूरी पूर्ण पारदर्शिता नहीं आती, तब तक देश में भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य कारण होता है, यह भी होता है दोस्तों, कि जो चुनाव होते हैं वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, और फिर वही नेता सरकार में प्रवेश करते हैं, और फिर जो उनका भ्रष्टाचार वाला रहता है वह लगातार चलता रहता है। वो बाहर भी भ्रष्टाचार करके अंदर आए हैं, और अब अंदर भी भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। और इसका प्रमाण जो है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था के इस आकलन से मिलता है। यानी कि जो एक संस्था है डेमोक्रेटिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने जो आकलन किया उसमें पता चलता है कि 17 वर्षों में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े देश के रूप में जो जाने जाते हैं, जो हमारे देश के मुख्य राजनीतिक दल हैं, उनको 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा अज्ञात स्रोतों से मिला है पिछले 17 वर्षों में। तो यहाँ से पता चलता है कि जो अज्ञात रूप से पैसे का लेन देन चल रहा है,
उसी से फिर यह भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते हैं। और यह किसी से छिपा भी नहीं है कि अब रैलियों में जो भीड़ आती है वह बिना पैसे के भी नहीं आती है। तमाम प्रत्याशी मतदाताओं को चोरी छिपे पैसे बांटते हैं, और अगर भ्रष्टाचार नियंत्रित करना है तो यह सब बंद करना होगा। अगर यानी कि जो जड़ शुरू होती है भ्रष्टाचार की, उसे अगर हम यहाँ से भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पर जो है वो लगाम लगाई जा सकती है। और उसके अलावा कि चूंकि भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण बहुत देर से होता है, इसलिए ना तो भ्रष्ट तत्वों को कोई संदेश जाता है और न ही जनता को। इसलिए इनकी सुनवाई में हमें तत्परता लानी होगी, और जो देश के जज हैं या फिर जो भी मतलब इसमें एजेंसियां हैं, उनको निष्पक्ष जांच करनी होगी, और अपनी जांच में को फुर्ती लाकर जो भी अपराधी हैं उनको सजा सख्त सजा देनी होगी, ताकि जो भ्रष्ट तत्व है उनको भी एक संदेश जाए और जनता को भी अच्छा संदेश जाए। तो दोस्तों, ये वाला लेख यहीं पर पूरा होता है। इसके अलावा अगर अब देख बढ़ते हैं हम दूसरे लेख की तरफ, जानते हैं इसमें क्या लिखा है। तो आप देख लीजिएगा। तो यह भी एक उत्पादन का एक सिर्फ तथ्य कुछ दे रखे उसके आंकड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1999 में कितना कार उत्पादन होता था भारत में। उसके अलावा जो 2004 से बढ़ता हुआ लगातार बढ़ता हुआ 2018 में आके एक तरीके से अपनी हाईएस्ट पीक पे था, मतलब पीक पे था, यहाँ पर आकर वो अपने हाईएस्ट उत्पादन पे था, यानी कि 40 लाख के लगभग जो कारें थी उनका उत्पादन किया गया था। ये संख्या दोस्तों लाखों में है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो कोरोना काल है, यहाँ पर 2019 और 20, इसमें कोरोना के आने से जो कारों का उत्पादन है वो कम हुआ, और 2019 में कम हुआ 2018 के मामले में, और 2019 से फिर 2020 में भी और गिरावट देखी गई। परंतु अब 2021 से जो हमारी अर्थव्यवस्था खुली है, और अब फिर से इसका उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है तेजी से। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं दीर्घायु से जुड़े जीनों का अध्ययन, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उसके अलावा उसके जो ऊपर जो कुछ रिसर्च छपी है उसके ऊपर अपने लेखक लेखक ने अपने विचार और जो साइंस के कुछ तथ्य रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस वाले लेख की तरफ, जिसमें कहा गया है कि राजभाषा हिंदी की बढ़ने लगी व्याप्ति। इसमें जो हमारे इतिहास से, यानी कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक की हिंदी के सफर के बारे में बताया गया है, और क्या क्या सुधार हुए हैं उसके बारे में लेखक ने बताया है। जो इसकी भूमिका लिखी गई है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर, यानी कि उनके जो हिंदी को लेकर प्रयास किए गए थे उनसे कुछ शुरुआत हुई है। इसमें देखते हैं क्या है राजभाषा हिंदी की बढ़ने लगी व्याप्ति के अंतर्गत लेखक ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो पता चलता है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से प्रेम करते थे। यानी कि हिंदी, और वो आपको पता ही होगा रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के एक लेखक और कवि थे। उनके लेखन और वक्तव्यों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति उनका लगाव झलकता है। यानी कि उनके लेखन में पता चलता है कि हाँ, वो भारतीय भाषा और हिंदी से कितना लगाव रखते थे। यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के सदस्य भी थे रामधारी सिंह दिनकर। और जो मई 1963 को राज्यसभा में दिनकर जी ने एक जो प्रस्ताव विधायी प्रस्ताव पेश हुआ था, उस पर अपनी बातें भी रखी थी हिंदी को लेकर। उसमें जो उन्होंने कहा था कि केंद्रीय सरकार को तत्काल कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हिंदी को मतलब जो मान्यता मिलने में सुलभ हो, और कुछ उसको लेकर उसको बढ़ावा मिले, ऐसे कुछ निकायों या कुछ विभागों को ऐसे बनाना चाहिए शाखाओं को, ताकि हिंदी को बढ़ावा दे सकें हमारी। और उसके अलावा जो दिनकर जी ने जो चिंता स्वाधीनता के बाद हिंदी को उसका उचित अधिकार नहीं मिलने को लेकर थी, यानी कि जो चिंता थी उनको, जो स्वाधीनता के बाद जो संविधान गठन हुआ और देश को आज़ादी मिली, उसमें जो हिंदी को उचित स्थान नहीं मिला, उसको लेकर उनको बहुत चिंता थी। और इसी वजह से वह राज्यसभा में भी इसके बारे में वकालत करते रहते थे हिंदी को लेकर। और उस समय गृह मंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके व्यक्तित्व से भी उनको एक चिंता, अपनी चिंता से जो उन्होंने जोड़ा था, उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री ने कहा था कि हम अंग्रेजी को सुनिश्चित काल के लिए जीवन दान दे रहे हैं अनंत काल के लिए नहीं। यानी कि जिस प्रकार
उनको उन्होंने अपना मत इसमें इस प्रकार रखा था कि जिस प्रकार सरकार इस बारे में कार्य करती है, उससे मुझे भय होता है कि वह कल कल की बात अनंत काल तक बढ़ जाएगी। यानी कि जो गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर अपनी चिंता भी और अपना मत भी रखा था। उसके जो फिर दिनकर की जो हिंदी भाषा राजभाषा बनाए जाने और फिर 15 वर्षों के बाद उसकी समयावधि बढ़ाने को लेकर भी संशयित आशंकित थे, और दिनकर की आशंका भी सही साबित हुई, जिसे हम आज देखते हैं कि भारत आज भी हिंदी भारत की जो मुख्य भाषा है, या फिर जो सरकारी विभागों में मुख्य रूप से काम करने की भाषा अभी तक नहीं बन पाई है, और पूरे देश भर में अभी भी अंग्रेजी का दबदबा ज्यादा है हिंदी से। हालांकि हम देखते हैं कि आजकल हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, परंतु जो स्वाधीनता के समय देखा गया था, सोचा गया था कि हाँ, और जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि 15 वर्षों में हम हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में चुन लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया अभी तक। उसके अलावा जो वर्ष 1921 में उन्होंने कहा था, यानी कि रामधारी सिंह जो हमारे गांधी जी हैं, उन्होंने वर्ष 1921 में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना भी भारतीय मस्तिष्क का सर्वोच्च विकास संभव होना चाहिए। यानी कि गांधी जी ने भी इसकी वकालत की थी, जो कि स्वाधीनता के समय से ही वो करते आए थे अपनी पत्रिका हरिजन के माध्यम से भी। अंग्रेजी से प्रेरणा लेने की गलत भावना से छुटकारा होना स्वराज्य के लिए अत्यावश्यक है, और वर्ष 1947 में उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में भी कहा लिखा था कि सांस्कृतिक अधिग्रहण करने वाली अंग्रेजी को भी हटा देना चाहिए। यानी कि शासन को उखाड़ फेंका, इस प्रकार से हमारे सत्ता जो हमने शासन राजनीतिक शासन को उखाड़ फेंका है हमने, उसी प्रकार हमें अधिग्रहण करने वाली जो अंग्रेजी है हमारी सांस्कृतिक अधिग्रहण, उसे भी हटा देना चाहिए। और यह परिवर्तन करने में जितनी देरी होगी उतनी ही राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि भी होती जाएगी इस अंग्रेजी की वजह से। और आखिरकार 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर जो बहस प्रारंभ हुई थी, उस पर चर्चा 3 दिनों तक चली थी, जो कि कितने समय तक टाली जा रही थी, वह 12 सितंबर से शुरू हुई। उसके बाद भी यह 3 दिन तक चलकर और तर्क वितर्क के माध्यम से 14 सितंबर 1949 को तय किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी देश की राजभाषा होगी। उसमें फिर प्राविधान और हिंदी को लेकर जो पक्ष विपक्ष की बातें हो रही है, पर यह प्राविधान बना कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलती रहेगी। यानी कि संविधान जो लागू हुआ था उसके 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी चलती रहेगी, और 15 वर्षों के बाद अगर संसद को लगता है कि आगे भी इस प्राविधान की जरूरत है, तो वह कानून बनाकर इसे लागू रख सकती है। यानी कि इस प्राविधान को फिर वह कानून बनाकर भी लागू रख सकती है 15 वर्षों के बाद। फिर भाषा आयोग बना, अध्यादेश जारी हुए, हिंदी राजभाषा तो बनी रही, पर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का दबदबा कायम रहा। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ तक हमने देखा, और आज तक वही कार्य जो अंग्रेजी का दबदबा है वो आज तक कायम रहा है। बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए यहाँ देखते हैं कि जो भ्रांतियां हिंदी और अन्य भारतीय, यानी कि जो दबदबा आज बन रहा है उसको लेकर दोस्तों इतना प्रयास भी नहीं किया गया, और जो भ्रांतियां हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच पैदा की गई उन्हें दूर करने का राजनीतिक स्तर पर प्रयास भी नहीं हुआ। परंतु आज देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गुजराती होते हुए भी उन्होंने अपनी प्राथमिक भाषा हिंदी बनाई है, और जो अमित शाह है गृह मंत्री, उन्होंने भी गुजराती है और उन्होंने हिंदी सीखी, और वह स्वयं हिंदी में लिखने लगे और अधिकारियों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने लगे। यहाँ पर देखा जा सकता है कि शासन में भी आजकल हिंदी का ज्यादा प्रयोग होने लगा है, और मंत्रियों ने भी इसकी प्राथमिकता देना आरंभ कर दिया है, और परिणाम इसका यह हो रहा है कि मंत्रालयों ने जो हिंदी में कामकाज को वरीयता मिलने लगी है, जो पहले बहुत ही कम देखी जाती थी। उसके अलावा जो राजभाषा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें भी उसके कारण भी इसको हिंदी को अब जो अपना दर्जा मिलने लगा है, और इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ने लगी है। इसके लिए अन्य जो बहुत सारे कार्यक्रम है वो भी चलाए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारे उपायों को भी किया जा रहा है। और इसी में गृह मंत्री ने भी रुचि लेकर जो 49 मंत्रालय है या 49 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति का भी गठन करवाया है, ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल सके। इसी के तहत
जो लीला राजभाषा और लीला प्रवाह के अंतर्गत जो दो कार्यक्रम है अंतर्गत जो 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा प्रदान की गई है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर है कंठस्थ और ई महाशब्दकोश भी तैयार हुए हैं ताकि वो हिंदी को जो सीखने में सुगमता प्रदान कर सके लोगों को। उसी और पिछले वर्ष भी काशी में इसके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदी दिवस के अवसर पर अगले महीने सूरत में राजभाषा का एक सम्मेलन और गृह मंत्रालय भी आयोजित कर रहा है। यानी कि एक और सम्मेलन जो गृह मंत्रालय हिंदी दिवस के अवसर पर सूरत में राजभाषा का एक सम्मेलन आयोजित करेगा। और इसके शब्दकोश पर भी कार्य चल रहा है। और इसके अलावा जो कर्मचारी है उनको भी हिंदी प्रशिक्षण को लेकर भी राजभाषा विभाग सक्रिय दिख रहा है, यानी अपने कर्मचारियों को भी हिंदी प्रशिक्षण के लेकर उसमें गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम बनाए हुए हैं और वो सक्रिय भी इसमें दिख रहा है। और यहीं से उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो दिनकर जी ने जो आशंका जताई थी अब वह निर्मूल साबित होगी, यानी कि जो उनके अनंत काल की आशंका थी वह अब यहाँ पर कम होती दिख रही है और हिंदी को उसका जो उचित उचित स्थान मिलेगा और वह शासन के साथ ज्ञान और रोजगार की भाषा भी बनेगी, ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जो आज हमने दो लेख देखे, इसके अलावा जो अन्य लेख है आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन से अधिक समाज को महत्व देने के वाले नवीन के जीवन के बारे में कुछ बातें कही गई है और ये बुक्स वगैरह इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और जो दीर्घायु से जुड़े जीनों का अध्ययन जो भी साइंस में रिसर्च हुई है उनसे जुड़ा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो संघर्ष के बारे में कुछ बातें की गई है, संघर्ष क्या है, और ये इसको आप पढ़ सकते हैं। लेख अच्छा है ये भी। इसमें जो वस्तुतः हमारे संघर्ष की जो बातें कही गई है उसमें है कि हमारा संघर्ष जो संघर्ष होता है हमारी छिपी हुई असीम क्षमताओं को जगाने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। और जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होता तब तक हम अपने आप को दुर्बल मानते रहते हैं, किंतु जब कोई समस्या सामने आती है तब हम उससे संघर्ष करते हैं और हमें स्वयं की वास्तविक क्षमताओं का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और जो आज का वीडियो होता है वो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।